नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था यंग प्रत्यास्थता गुणांक। देखिए यहाँ से कुछ एक टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो आपका जो रिवाइज सिलेबस दे रखा है उसके अंदर आपके 3 टॉपिक दे रखे हैं। एक तो प्रतिबल विकृति संबंध दे रखा है और जो अपने पढ़ चुके हैं प्रतिबल विकृति संबंध। तो एक आपके हुक का नियम दे रखा है, हुक का नियम भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और तीसरा जो उन्होंने टॉपिक दे रखा है वो है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो ये तीसरा लास्ट टॉपिक आपका इसमें आता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, जो अपने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। थोड़ा सा इसका पार्ट रहा है, अपने उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ टॉपिक और जो आपकी बुक में दे रखे हैं जो इस बार आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है वो मैं आपको बता दूंगा और फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में हम लोगों ने लिखा था कि ये किसके बराबर होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात के बराबर होता है। यानी ये F/A और L/L के बराबर होता है, ठीक है। F/L/A/L और न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होता है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक, ठीक है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अपने क्या लिखते हैं, इसका मात्रक लिखते हैं। अब देखिए यदि अपने क्या करें, स्मॉल r त्रिज्या के किसी तार को लें और किसी दृढ़ आधार से उसे क्या कर दें, लटका दें। यानी अपने क्या कर रहे हैं, एक स्मॉल r त्रिज्या का तार ले रहे हैं और एक दृढ़ आधार से अपने उसे क्या कर देते हैं, लटका देते हैं। दृढ़ आधार से लटकाने के बाद में उसके ऊपर अपने क्या करते हैं, m kg भार जो है वो लगा देते हैं। तो m kg भार आप लोग जब लगाओगे तो बल कितना लगेगा उस पर, ये लगेगा F=m g, कितना लगेगा, F=m g लगेगा। तो यहाँ से y का मान देखिए कितना आ जाएगा, f की जगह अपने कितना लिख देंगे, m g l और a की जगह आ जाएगा πr² बटा l, ठीक है, πr² इंटू l। तो m g l बटा कितना है, πr² l, ये आपके पास में फॉर्मूला आता है। अब यदि अपने देखें तुलनात्मक रूप से, मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूले से अगर देखा जाए किसे स्टील और रबर को, किसे देखा जाए, स्टील और रबर को देखा जाए तो आप लोग देख सकते हो कि दोनों के अंदर कौन ज़्यादा प्रत्यास्थ हो सकता है। तो इसके अंदर स्टील जो है वो रबर से ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा, क्योंकि यंग प्रत्यास्थता गुणांक आप लोग यहाँ से देख सकते हो क्या आता है, y=mg l बटा πr² l आता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो रियल लाइफ में अपने देखते हैं वैसा नहीं है। वजह क्या है, अगर आप लोग समान भार लटकाते हो किस पर, स्टील पर और रबर पर, किस पर लटकाते हो, स्टील पर और रबर पर लटकाते हो, तो जो रबर है उसकी लंबाई जो है उसमें परिवर्तन ज़्यादा आता है। यानी समान भार अगर आप लोग किस पर लटका देते हो, रबर पर और स्टील पर लटका देते हो, तो आप लोग देखोगे कि समान भार के लिए जो आपके पास में रबर है उसकी लंबाई में परिवर्तन क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। यानी वो ज़्यादा लंबा जो है वो खींचा जाएगा। यानी स्मॉल l जो है ये किसके लिए ज़्यादा होगा, रबर के लिए ज़्यादा होगा। अगर स्मॉल l ज़्यादा होगा तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक y का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरीके से l का मान अगर कंपैरिजन करके देखेंगे तो कम प्राप्त होगा, जिससे यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि रबर के लिए y का मान जो है वो स्टील की तुलना में क्या प्राप्त होता है, आपको कम प्राप्त होता है, ठीक है। जिससे अपने ये बोल सकते हैं कि स्टील जो है वो रबर से क्या है, अधिक प्रत्यास्थ है, ठीक है। तो स्टील और रबर की अगर तुलना करनी हो तो स्टील जो है वो क्या होगा, रबर की तुलना में ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा। वजह मैंने आपको इसमें बता दी है कि अगर अपने समान भार लटकाया जाए स्टील पर और रबर पर तो आप लोग देखते हो कि समान भार के लिए y का मान जो है वो आपको किसके लिए ज़्यादा प्राप्त होता है, तो वो आपको प्राप्त होता है स्टील के लिए। क्यों, क्योंकि ये जो स्मॉल l लंबाई आपके पास में, ये स्मॉल l का मान, ये स्मॉल l का मान जो है वो आपको किसके लिए ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, रबर का। समान भार के लिए जो रबर है उसकी लंबाई में परिवर्तन क्या आता है, ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इस प्रकार अपने किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, y का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए आगे अपने इसमें एक टॉपिक करते हैं, वो अपना टॉपिक है अपरूपण या दृढ़ता गुणांक, ठीक है। अपरूपण या दृढ़ता गुणांक, ये कुछ एक टॉपिक्स है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक आपके टॉपिक आता है अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक।
अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, या आप लोग सीधा सीधा इसे बोल सकते हो अपरूपण गुणांक। तो ये अपना टॉपिक है अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। तो अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक जो है, इसका मतलब देखिए कि अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक जो अपने लिखने वाले हैं, इस अपरूपण प्रत्यास्थता का क्या मतलब है। पहली बात तो अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है इसे अपने लिखते हैं ईटा से। किससे लिखा जाता है? ईटा से इसे लिखा जाता है। ये जो अपने पास में अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, इसे किससे लिखते हैं? ईटा से अपने लिखते हैं। दूसरा, कोई भी प्रत्यास्थता गुणांक को, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे अपरूपण गुणांक या अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक जो है ये किसके बराबर आएगा? तो ये आएगा अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति के। अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति के, ठीक है। किसके बराबर आएगा? तो ये आएगा अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति के अनुपात के बराबर आएगा। कौन आएगा? अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक आएगा, ठीक है। कोई भी प्रत्यास्थता गुणांक हो, सभी के लिए मैंने आपको बताया था प्रतिबल बटा विकृति फॉर्मूला बनता है। तो उन्हीं के संगत अपने अगर देखें तो अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक किसके बराबर आएगा? अपरूपण विकृति बटा अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति के बराबर आएगा, ठीक है। यानी अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात को किस नाम से जानते हैं? अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर मात्रक और विमा आप लोग लिखना चाहो ईटा की, तो मात्रक यहाँ से जो प्रतिबल का है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर वही लिखा जाएगा, क्योंकि विकृति तो किस प्रकार की राशि है आपके पास में? विमाहीन राशि है। इसी तरीके से अगर अपने देखें विमा, तो विमा भी आप लोग यहीं से लिख दोगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर से, ठीक है। बल्कि विमा में आप लोगों को क्या करना है? मीटर स्क्वायर की विमा को भाग लगा देना है। दूसरा, अगर आप लोग मान ज्ञात करना चाहो ईटा का कितना आता है, देखिए किस प्रकार से मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये आपके पास में कोई एक पृष्ठ है, ये इसका दूसरा पृष्ठ है, तो अपरूपण विकृति के लिए क्या किया जाता है? किसी एक सतह जो है उसको नियत रखकर उसके विपरीत जो सतह होती है उस पर क्या किया जाता है? बल आरोपित किया जाता है। यानी जैसे अपने इस सतह को तो नियत रखते हैं और इसके सामने जो सतह है, इस सतह पर क्या किया जाता है? इसके सामने वाली सतह पर बल आरोपित किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से सामने वाली जो सतह है उस पर क्या किया जाता है? बल आरोपित किया जाता है, जिससे सामने वाली सतह जो है उसमें क्या आ जाता है? अपरूपण आ जाता है। और ये जो अपरूपण कोण थीटा आता है, इसी से अपने क्या करते हैं? अपरूपण विकृति को ज्ञात करते हैं। जैसे यदि x मालूम है इसे, तो ये x है और ये जो लंबाई है ये कितनी है? l, और ये कोण कितना है? अपने पास में थीटा है। तो अपरूपण प्रतिबल का तो मान कितना लिखोगे? अपरूपण प्रतिबल, तो अपरूपण प्रतिबल तो लिखा जाएगा F/A। कितना लिखा जाएगा? F/A लिखा जाएगा, ठीक है। ये तो स्पर्शी अपरूपण प्रतिबल का मान है अपने पास में F/A। इसी तरीके से अपने पास में जो अपरूपण विकृति है, अपरूपण विकृति, ये अपरूपण विकृति किसके बराबर होगी? तो ये बराबर होगी अपरूपण कोण के। और यहाँ अपरूपण कोण कितना है? थीटा है, ठीक है। थीटा की जगह कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, अभी के लिए यहाँ थीटा लिखा गया है। तो ये अपरूपण विकृति किसके बराबर आ जाएगी? अपरूपण कोण के बराबर आ जाएगी। तो अब आपके पास में अपरूपण गुणांक ईटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? F/A बटा थीटा। और इससे आप लोग देखिए क्या लिख सकते हो? इससे आप लोग लिख सकते हो ईटा इक्वल F/A थीटा, F/A थीटा। तो ये आपके पास में ईटा जो है इसका फॉर्मूला बन जाता है F/A थीटा। दूसरा देखिए, अगर थीटा की बात की जाए तो यहाँ थीटा लगभग किसके बराबर है? ये थीटा जो है लगभग tan थीटा के बराबर है। किसके बराबर है? ये लगभग tan थीटा के बराबर है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो? मान ज्ञात कर सकते हो थीटा का। इसे आप लोग x लो या डेल x भी ले सकते हो। जैसे अपने लास्ट जो डायग्राम बनाया था उसमें डेल x से लिखा था मैंने इसे, अभी x से लिखा गया, आपकी मर्जी है। डेल x से भी आप लोग इसे लिख सकते हो। तो थीटा लगभग किसके इक्वल है? x/L के बराबर है। ये मान आप लोग यहाँ रख भी सकते हो ईटा का, तब ये बनता है
ए एक्स और एल चला जाता है ऊपर, तो एफ एल बटा ए एक्स, ये अपने पास में क्या आता है, फॉर्मूला बन जाता है किसके लिए, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक ईटा के लिए। डेल एक्स अपनी लंबाई में परिवर्तन न होकर के क्या है, डेल एक्स लंबाई में परिवर्तन न होकर के बल की दिशा में जो आपकी ये परत है, ये कंप्लीट परत है, इसका क्या है, बल की दिशा में विस्थापन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ईटा जो है इसका मान भी ज्ञात कर सकते हो, ईटा इक्वल एफ एल अपॉन ए एक्स। आगे देखिए तीसरा प्रत्यास्थता गुणांक आता है आपके आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक में देखिए क्या होगा, तीसरा आपके प्रत्यास्थता गुणांक आता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तीसरा आता है पहला आयतन, ये पहला था यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक और तीसरा आता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के अंदर क्या किया जाता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करने के लिए अपने सबसे पहले इसके अंदर आयतन विकृति जो है वो उत्पन्न की जाती है और आयतन प्रतिबल देखा जाता है। तो आपके पास में जो पृष्ठ होता है, यानी जो भी आपके पास में पदार्थ है, उस पदार्थ के जो पृष्ठ है उसके अभिलंबवत आपको क्या करना होता है, दाब जो है वो आरोपित करना होता है। अगर आप लोग सभी साइड से एक समान दाब आरोपित करते हो तो वस्तु जो है उसकी आकृति में परिवर्तन न होकर के क्या होगा, उसका आकार जो है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, आपके पास में ये कोई एक ठोस वस्तु है और इस ठोस वस्तु की प्रत्येक दीवार पर अगर आप लोग क्या करते हो, प्रत्येक दीवार पर आप लोग एक समान दाब जो है वो आरोपित करते हो। ठीक है, इसकी सभी दीवारों पर एक समान रूप से अगर क्या कर देते हो, आप लोग दाब आरोपित कर देते हो, तब क्या होगा यहाँ पर, तब इसके पदार्थ के आकार में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। जैसे आप लोग यदि क्या करो, कोई पदार्थ लो और पदार्थ लेकर के उसे क्या कर दो, किसी पिंड या पदार्थ को लेकर के आप लोग उसे पानी में डुबो दो, तो पानी में डुबोने पर क्या होगा, उसके प्रत्येक सतह पर दाब लगेगा, द्रवस्थैतिक दाब लगेगा, जिससे उसका आयतन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अपने ये पिंड जो है इसे अपने लिया और इसे अपने क्या कर देते हैं, पानी में डुबो देते हैं, तो प्रत्येक सतह जो है इस पर क्या लगेगा, समान रूप से स्थैतिक दाब लगेगा। ठीक है, तो अभी डेल एफ अपने लिख रहे हैं, दाब आप लोग जानते हो क्या होता है, तो समान दाब लगेगा सभी सतह से और उससे क्या हो जाएगा, इसके आयतन में परिवर्तन आ जाएगा, यानी इसका आयतन जो है वो क्या हो जाएगा, पहले की तुलना में कम हो जाएगा। तब आपके पास में आयतन संपीड़न प्रतिबल का मान कितना आएगा, आपके पास में आयतन संपीड़न प्रतिबल ये आएगा F अपॉन ए, कितना आएगा, F अपॉन ए, और इसे क्या लिख सकते हो आप लोग, डेल P लिख सकते हो। और आयतन विकृति का मान क्या आ जाएगा, आयतन विकृति आ जाएगी यहाँ पर, आयतन विकृति का मान आएगा माइनस का डेल V अपॉन V। ठीक है, माइनस का डेल V अपॉन V, यहाँ माइनस क्या बता रहा है, यहाँ माइनस बता रहा है कि आपका पिंड या पदार्थ जो भी है इसके आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो माइनस चिन्ह अपने यहाँ क्या बता रहा है, आयतन में होने वाली कमी को बता रहा है। अब अपने आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो देखिए कितना आएगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को अपने के से लिखते हैं और किसके बराबर आएगा, ये आएगा प्रतिबल बटा विकृति के। आप लोग इसे ये भी लिख सकते हो, डेल P बटा डेल V और V किसके साथ में, माइनस के साथ में, तो माइनस का डेल P बटा डेल V
इंटू वी, ये इसका सूत्र आप लोग लिख सकते हो। अगर मात्रक देखा जाए इसका, तो मात्रक आप लोग फिर से क्या लिख सकते हो, इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। देखिए यहाँ दाब आपके पास में बच रहा है, आयतन से आयतन अगर विमा निकालते समय और मात्रक निकालते समय तो आयतन से आयतन की कट जाती है, तो दाब आपके पास में बचता है। दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप लोग लिख सकते हो। इसके अलावा आप लोग पास्कल भी लिख सकते हो, यानी के जो है इसका मात्रक आप लोग क्या लिख सकते हो, पास्कल भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि दाब आपके पास में यहाँ बचता है। ठीक है, और एक इसमें टर्म आती है समपीड्यता। ठीक है, एक टर्म आती है आपकी समपीड्यता, ये भी देखिए क्या होती है। जो आपके पास में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, इस आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को अपने क्या कहते हैं, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को कहा जाता है समपीड्यता। ठीक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो आपके पास में है, इसके व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, समपीड्यता कहते हैं। और इसे किससे लिखते हैं, बीटा से लिखते हैं। किसके बराबर आएगा, ये 1/k के बराबर आएगा। तो बीटा किसके इक्वल बन जाता है, 1/k के इक्वल बन जाता है। तो मात्रक यहाँ से आप लोग पास्कल इनवर्स इसका लिख सकते हो। दूसरा, आपके पास में जो आयतन विकृति होती है, ये दो प्रकार से होती है। एक तो आप लोग ताप नियत रख कर सकते हो, एक आप लोग क्या कर सकते हो, ऊष्मा जो है उस ऊष्मा को नियत रख कर भी कर सकते हो। तो देखिए इसमें आपके पास में आयतन विकृति के कितने तरीके हैं, तो आयतन विकृति दो तरह से आप लोग लेकर के आ सकते हो। एक तो ताप नियत रखकर, ताप नियत रखकर, एक ऊष्मा नियत रखकर। एक तो ताप नियत रखकर और एक ऊष्मा नियत रखकर। ताप नियत रखते हो तब प्रक्रम बनता है आपका समतापी, और ऊष्मा नियत रखते हो तो प्रक्रम बनता है आपका रुदोषम। ठीक है, कौन सा प्रक्रम बनता है, आपका रुदोषम प्रक्रम बनता है। यहाँ से अगर के का मान देखा जाए किसके लिए, के समतापी के लिए, तो ये बराबर आता है दाब पी के बराबर। और रुदोषम वाला जो आपके पास में आता है रुदोषम, ये बराबर आता है आपका गामा पी के बराबर। ठीक है, किसके बराबर आता है, गामा पी के बराबर। और जो ऊपर वाला है वो आता है आपके सीधे पी के बराबर। और अगर बीटा की बात की जाए, बीटा, तो बीटा समतापी के लिए तो क्या आ जाएगा, व्युत्क्रम होता है तो 1/p आ जाएगा। और रुदोषम के लिए बीटा कितना आ जाएगा, तो रुदोषम के लिए बीटा आ जाएगा आपका 1/गामा पी। ठीक है, तो ये आपके पास में समपीड्यता के लिए फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने तीनों प्रत्यास्थता गुणांक जो है इन्हें देखा है। और ये फॉर्मूले जो है आप लोग याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, अभी सिलेबस का पार्ट है नहीं आपका ये टॉपिक। यहाँ पर मैं आपको एक दो छोटे टॉपिक और बताता हूँ। एक बताता हूँ, इसके अंदर आपको पवासो अनुपात या पाइसन अनुपात अपने जिसे कहते हैं, तो देखिए अपना नया टॉपिक जिसके अंदर अपने देखते हैं पवासो अनुपात। पवासो अनुपात या अपने इसे क्या कहते हैं, पाइसन अनुपात कहते हैं। ये आपको क्या बताता है, ये आपको बता रहा है कि जैसे अपने अब तक पढ़ रहे थे कि आपके पास में कोई एक तार है। ठीक है, ये आपके पास में कोई एक तार है और इसका व्यास कितना है, स्मॉल डी है। तो स्मॉल डी व्यास का आपके पास में क्या है, कोई एक तार है और लंबाई जो है इसकी मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल एल। आप लोग क्या कर रहे हो, इस पर बल आरोपित कर रहे हो। ठीक है, बल आरोपित करके आप लोग इसकी लंबाई में क्या कर देते हो, परिवर्तन कर देते हो, कितना, डेल एल। तो ये तो अपने पुरानी बातें हैं जो अपने पढ़ करके आए, पर यहाँ पर जो पवासो है वो बताता है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहीं पर इसमें विकृति आए। डायग्राम से बना रहा हूँ ये तो जरूरी नहीं है यहीं पर इसमें सिर्फ विकृति आए, एक विकृति इसमें और भी आती है। वो विकृति कौन सी है, आपने देखा भी है ऐसा जनरल लाइफ में कि अगर आप लोग किसी तार को खींच करके लंबा करते हो तो उसका व्यास जो है, उसके व्यास में क्या आ जाता है, संकुचन आ जाता है, यानी उसका व्यास क्या हो जाता है, संपीड़ित हो जाता है, यानी उसका व्यास भी क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। ठीक है, उसकी लंबाई तो ज़्यादा हो जाएगी पर उसका व्यास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो इसमें परिवर्तन आ रहा है, जैसे इस परिवर्तन को अपने डेल डी से लिख दे तो यहाँ पर क्या आती है, इसमें पार्श्वीय विकृति भी आती है। और पार्श्वीय विकृति आने के बाद में आपके पास में पार्श्वीय विकृति का फॉर्मूला क्या बन जाता है, आपका जो ये व्यास है, इस व्यास में परिवर्तन बटा प्रारंभिक व्यास। तो यहाँ पर दो प्रकार की विकृति आप लोग लिख सकते हो, एक तो पार्श्विक विकृति लिखोगे, व्यास में परिवर्तन बटा प्रारंभिक व्यास, और एक लिखोगे इसके अंदर अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति जो अब तक अपने पढ़ते आए हैं डेल एल बटा एल से लिखी जाएगी। किससे लिखेंगे, डेल एल बटा एल से लिखेंगे। और इन दोनों का जो अनुपात आएगा, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे अपने क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पवासो अनुपात। तो पवासो अनुपात आपके पास में क्या होता है, पार्श्व विकृति बटा पार्श्व या पार्श्विक विकृति बटा अनुदैर्ध्य विकृति, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, पवासो अनुपात कहलाता है। तो पवासो अनुपात यहाँ से किसके बराबर आ जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो डेल डी बटा डी, एक तो इसके अनुदैर्ध्य वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, इस तरीके से विपरीत हो जाएगी, तो एल बटा डेल है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो डेल डी बटा डेल एल, एल बटा डी, ये आपके पास में पवासो के लिए पवासो अनुपात होता है। यानी पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति जो है उसके अनुपात को किस नाम से जानते हैं, अपने उस अनुपात को जाना जाता है पवासो अनुपात के नाम से। ठीक है, एक और टॉपिक देखिए, इसमें टॉपिक का नाम है खींचे गए तार में प्रत्यास्थैतिक ऊर्जा या प्रत्यास्थैतिज ऊर्जा। खींचे गए तार या तनित तार में या विकृत किए गए तार में प्रत्यास्थैतिज ऊर्जा, प्रत्यास्थैतिज ऊर्जा। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं किसे, खींचे गए तार की। यानी आप लोग क्या कर रहे हो, किसी तार को खींच रहे हो या विकृत कर रहे हो, तो विकृत करते समय आप लोग क्या करते हो, इसमें अंतः परमाणुविक बल जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, अंतः परमाणुविक बलों से जो बंधा होता है उनके विरुद्ध आपको क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है उसे खींचने में। और वो जो आप लोग कार्य करते हो वो किसके रूप में स्टोर हो जाता है, वो हो जाता है ऊर्जा के रूप में स्टोर। अब देखिए इसके अंदर अगर अपने मान करके चले कि आपके पास में तार जो है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए, और लंबाई कितनी है, एल, उस पर एफ बल लगाने से विकृति कितनी आ रही है, स्मॉल एक्स आ रही है। तो आपके पास भी जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा उसका मान तो होगा एफ अपॉन ए, कितना होगा, एफ अपॉन ए, और जो अनुदैर्ध्य विकृति होगी वो कितनी होगी, एक्स अपॉन एल होगी, जिससे आपके पास में यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान देखिए कितना आ जाएगा, यानी y जो है वो यहाँ से कितना आ सकता है, वो आ जाएगा f अपॉन ए अपॉन विकृति यानी x और l, ये मान आपके पास में प्राप्त हो जाता है। किसके लिए, y के लिए। तो y का मान कितना है, एफ एल बटा ए एक्स, और यहाँ से अगर f देखा जाए तो f आएगा y ए एक्स बटा एल, y ए एक्स बटा एल, अल्प विस्तार dx में किया गया कार्य। यहाँ से अगर अपने देखें अल्प विस्तार dx में किया गया कार्य, तो ये कार्य कितना होगा, dw किसके बराबर, एफ डी एक्स के बराबर। तो dw का मान देखिए कितना आएगा, ये आएगा y ए एक्स बटा एल, और डी एक्स कितना आ जाएगा, y ए एक्स बटा एल इंटू डी एक्स, ये हमारे पास में किसका मान आ जाता है, dw का मान आ जाता है। और संपूर्ण तार के लिए, संपूर्ण तार के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इसका समाकलन कर सकते हो। तो संपूर्ण तार के लिए देखिए, संपूर्ण तार के
लिए। संपूर्ण तार के लिए क्या कर दोगे, इसका समाकलन कर दोगे। तो W इक्वल वाई ए एक्स बटा एल डी एक्स, और संपूर्ण तार के लिए अपने क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, 0 से लेकर के L तक कर रहे हैं। तो 0 से L तक अपने क्या कर देते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं। ठीक है, तो अपने संपूर्ण विकृति की बात कर रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, इसे पहले तो यहाँ पर सिर्फ dx विस्थापन दे रहे थे, अब आप लोग संपूर्ण तार जो उसमें कितना विस्थापन दे रहे हो, L विस्थापन दे रहे हो, यानी संपूर्ण विकृति लेकर के आ रहे हो। तो 0 से L तक अपने क्या कर रहे हैं, इसका समाकलन कर रहे हैं, यानी संपूर्ण विकृति अपने इसके अंदर उत्पन्न कर देते हैं। संपूर्ण विस्तार जो तार पे हो रहा है वो कितना हो रहा है, L हो रहा है। जैसे ये आपके पास में तार था, तो ये तो तार की लंबाई कितनी थी, L, और ये क्या है, इसके अंदर संपूर्ण तार में विस्थापन है स्मॉल l। ठीक है, तो इसके लिए अपने क्या कर रहे हैं, इसका समाकलन कर रहे हैं। तो आपके पास में देखिए मान कितना आएगा, W इक्वल वाई ए एल, ये तो बाहर आएगा, और समाकलन के अंदर बचेगा x और dx 0 से L। तो W इक्वल कितना बनता है, ये बनता है वाई ए एल और एक्स स्क्वायर बटा 2। समाकलन कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका 0 से लेकर के L तक होगा, यानी 0 से L तक क्या करना है, इसका समाकलन करना है। तो W इक्वल वाई ए एल इंटू 1/2 L स्क्वायर। ठीक है, इसे आप ये लिख सकते हो, W इक्वल 1/2 वाई एल स्क्वायर ए बटा एल। ठीक है, देखिए 1/2 आ गया, L स्क्वायर आ गया, वाई ए भी लिख दिया और L भी लिख दिया। ये आपके पास में क्या बन जाता है, W का सूत्र बन जाता है। ठीक है, तो ये आपने क्या कर लिया, किए गए कार्य का मान ज्ञात कर लिया। ये जो आपके पास में कार्य आया है, ये कार्य ही किसके रूप में स्टोर हो जाता है, ये कार्य ही ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यानी L विकृति देने के लिए आपने जो कार्य किया है वो कार्य किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप लोग इसे और सोल्व करना चाहो तो किस प्रकार से कर सकते हो। आपके पास में जो ये इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को अगर आप लोग तार के एकांक आयतन की बात करो, तार के एकांक आयतन की, तार के एकांक आयतन के लिए, तो तार के एकांक आयतन के लिए आपके पास में जो ऊर्जा आएगी उसे मैं स्मॉल u से लिख देता हूँ। किसके बराबर आएगी, ये W/AL के बराबर आएगी। आयतन इसका कितना होता है, AL, तो कितना आएगा, W इक्वल AL। तो ये आपके पास में जो लिखा गया है y 1/2 वाई एल स्क्वायर A/L, तो ये कितना आ जाएगा, A/L। तो A से A यहाँ से निरस्त, तो ये बनता है 1/2 वाई एल स्क्वायर बटा L स्क्वायर। ठीक है, कितना बनता है, L स्क्वायर बटा L स्क्वायर बनता है। और इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, इसे आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/2 वाई L/L की होल स्क्वायर। ये किसका सूत्र है, विकृति का, तो स्मॉल u बन जाता है 1/2 वाई विकृति की स्क्वायर होल स्क्वायर, 1/2 वाई विकृति की स्क्वायर। आप लोग जानते हो u इक्वल कितना होता है, 1/2 वाई को क्या लिख सकते हो, प्रतिबल बटा विकृति लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, प्रतिबल बटा विकृति लिख सकते हो, और गुणा में क्या है, विकृति की होल स्क्वायर है। तो ये यहाँ से क्या हो जाता है, आपका निरस्त हो जाता है। तो आपके पास में जो विकृति ऊर्जा का मान आ रहा है एकांक आयतन के लिए स्मॉल u का, ये स्मॉल u कितना बन जाता है, ये बन जाता है 1/2 और प्रतिबल इंटू विकृति, 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति। ये किसका सूत्र है, आपके पास में स्मॉल u का सूत्र है, 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था जिसके अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक जो है मैंने आपको करवाया है। इसके अलावा ये कुछ एक टॉपिक मैंने आपको एक्स्ट्रा भी इसमें बता दिया जो आपकी बुक का हिस्सा है, पर इस बार सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, सिलेबस के अंदर आपके 3 टॉपिक दिए गए, एक तो प्रतिबल विकृति में संबंध, दूसरा हुक का नियम, और तीसरा दिया गया है यंग प्रत्यास्थता
गुणांक। पर मैंने आपको कुछ टॉपिक और भी बता दिए, जैसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और एक अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक और एक अपने ये कार्य का मान ज्ञात किया और पवास्वानुपात भी अपने ज्ञात किया। इसके अलावा अगर आप लोग चैप्टर में पढ़ना चाहो तो सिर्फ एक टॉपिक और बचता है इसमें, जो बिल्कुल लास्ट में आपके दिया गया है, ठीक है, जिसमें उपयोग दिए गए हैं कि ये जो प्रत्यास्थ व्यवहार होते हैं इनके उपयोग कहाँ पर आते हैं। तो उन उपयोगों को अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो अपनी बुक से पढ़ सकते हो। सिर्फ थ्योरेटिकल जो है वो पोर्शन इनका दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था जिसके अंदर कंप्लीट पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी इसमें नया चैप्टर शुरू करेंगे।